तो इस लेक्चर में हम लोग अब एक जनरल आरसी सर्किट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टैंडर्ड आरसी सर्किट पढ़ा था जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर किस में थे, सीरीज में थे। तो उसका डायरेक्ट हम लोगों ने क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टी का फॉर्मूला क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ फॉर डिस्चार्जिंग और क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ फॉर चार्जिंग, ये डिराइव कर लिया था और इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर देते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन केवल स्टैंडर्ड आरसी सर्किट के यहाँ है कि केवल एक रेजिस्टेंस हो, एक कैपेसिटर हो, दोनों सीरीज में विथ रिस्पेक्ट टू द डीसी सोर्स दैट इज़ बैटरी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अब ये सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक जनरल रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, जैसे देखिए यहाँ पे मोर देन वन रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, बैटरी है, तो ये भी एक आरसी सर्किट ही है। तो ऐसे आरसी सर्किट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि इस चार्ज कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, चार्जिंग अगर हो रही है कैपेसिटर की तो क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, या फिर इस पर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अब इस जनरल क्वेश्चन को कैसे करें, तो ये कॉन्सेप्ट इसका मिलता है हमें डेरिवेशन ऑफ आरसी सर्किट। हमने डेरिवेशन जब किया था तो सबको ध्यान होगा कि मैंने क्या ट्राई किया था कि मैंने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था किस पे, चार्ज और करंट में। फिर बाद में करंट को मैंने डी क्यू बाई डी टी लिख कर उसे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने उसे क्या किया था, इंटीग्रेट किया था। अब वही अप्रोच, बेसिक अप्रोच वही है हमारा, उसी से ये भी हैंडल होगा। इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है, तो इसकी बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। इसकी बाउंड्री कंडीशन है कि इनिशियली ये स्विच हमारा क्या था, मान लेते हैं हमारा इनिशियली स्विच इज ओपन, वो दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है, एंड कैपेसिटर इज अनचार्ज। कैपेसिटर हमारा इसमें क्या है, अनचार्ज है। कैपेसिटर अनचार्ज है और हमारा जो है इनिशियली कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं है। तो कैपेसिटर अनचार्ज है और कोई भी इसमें चार्ज नहीं है। हमने क्या किया है, एट टी इक्वल टू ज़ीरो स्विच इज क्लोज। स्विच को हमने टी इक्वल टू ज़ीरो पे क्लोज कर दिया। तो टी इक्वल टू ज़ीरो पे स्विच क्लोज हो रहा है, ये क्यू यहाँ पर ज़ीरो है। और एट टी इक्वल टू ज़ीरो क्या सिचुएशन होगी, एट टी इक्वल टू ज़ीरो हमने क्या किया, स्विच को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये स्विच हमारा क्लोज हुआ ना। वो अब बैटरी के थ्रू हमारे करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो होगी बैटरी के थ्रू एट टी इक्वल टू ज़ीरो पे, स्विच इज क्लोज, ये स्विच क्लोज हो गया है। मान लेते हैं यहाँ पे आई करंट फ्लो हुआ। अब ये जो आई करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ आई वन करंट गया और यहाँ क्या हो जाएगा, आई माइनस आई वन, और यहाँ से फिर से ये आई करंट आएगा, ये हो जाएगा। अब आई की कोरस्पॉन्डिंग तो डी क्यू बाई डी टी फ्लो हुआ होगा, बट क्या आई हमारा चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। ब्रांचिंग के बाद आई वन करेंट इस कैपेसिटर के थ्रू जा रहा है, तो इससे एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो हम Q1 लिखेंगे। तो ये चार्जिंग जो है आई वन की वजह से हो रही है, तो उससे एसोसिएटेड जो चार्ज लिखा है मैंने वो क्या लिखा है, Q1। तो यहाँ पर अब हमारे पास एम क्या होना चाहिए, क्या हमें आई में आई को हम डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, नहीं। हम आई वन को लिखेंगे डी क्यू वन बाई डी टी, ये क्यू वन है। तो हम ट्राई क्या मारेंगे कि हमारे पास आई वन और क्यू वन में लीनियर डिफरेंशियल हो, आई वन और क्यू वन में, ना कि आई और क्यू वन में। क्योंकि आई और क्यू वन में डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप बनाते हो तो यू कांट राइट आई इक्वल टू डी क्यू वन बाई डी टी। हम आई वन को डी क्यू वन बाई डी टी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये ए बी सी डी और ये ई एफ है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक आउटर लूप में केवीएल यूज करते हैं। केवीएल इन आउटर लूप, केवीएल इन क्लोज लूप, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ए।
इसमें हम लोग KVL यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसमें KVL यूज़ करें तो यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, ये V था तो माइनस से प्लस, तो यहाँ पे आएगा V। फिर जब आप इधर आ गए तो हमारे पास इसी डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट है, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, तो ड्रॉप कितने का होगा, -I1R। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं, तो देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप एंड वी हैव एज्यूम ए चार्ज Q1, तो ड्रॉप कितने का लिखा जाएगा, -Q1/C। और फिर जब हम यहाँ पर आ रहे हैं इस तरीके से, तो फिर से हमें R है, R के क्रॉस यहाँ पे करंट I है, तो देयर इज ए ड्रॉप ऑफ -IR इक्वल टू 0, ये हम लिखेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास I1 भी है, I भी है और Q1 भी है। तो जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो वहाँ तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, एक कैपेसिटर था। अब I1 और I में हम किसे एलिमिनेट करें, तो यहाँ आपको समझना होगा कि I और I1 में हम I को एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज एक बार पूरे इक्वेशन में केवल I1 और Q1 का टर्म आएगा, तो I कैन राइट I1 in terms of Q1. What is this? I1 can be written as dQ1 by dt। तो हम I1 को dQ1 by dt लिख देंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे I को हटाना होगा। अब I को हटाने के लिए देयर मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन I एंड I1। ये I को हम I1 के टर्म्स में लिख लें तो यहाँ पे हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक लूप और पकड़ना होगा। उसके लिए हम बोल सकते हैं कि KVL in closed loop, KVL in closed loop CEFD C। तो हमने एक ऐसा लूप लिया जिसमें बैटरी है ही नहीं, तो इस वाले लूप से हमें केवल I1 और I में एक रिलेशन मिलेगा। क्या लिखें, यहाँ से अगर स्टार्ट हो तो यहाँ से हमें मिलेगा -I1R, और यहाँ से प्लस से माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास Q1/C। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव इस तरफ मूव कर रहे हैं इस तरीके से। और फिर जब हम इधर आ रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस में हम क्या देख रहे हैं कि वी आर ट्रैवलिंग अपोजिट टू द करंट फ्लो, तो देयर इज ए पोटेंशियल राइज, कितना हो जाएगा, +I-I1 इंटू R इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमें एक रिलेशन मिल सकता है, किसमें किसमें, I1, ये I1 है, और I में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, -I1R -Q1/C -I1R प्लस IR इक्वल टू 0। इसको ओपन कर दिया तो यहाँ से मुझे मिला I1R, तो क्या हो जाएगा, -2I1R -Q1/C प्लस IR इक्वल टू 0। तो यहाँ से IR मिलता है Q1/C प्लस 2I1R, ये मिला, ये हमें मिला IR। तो इस IR की वैल्यू को अगर हम ये सेकंड मान लें, इसे सेकंड मान लें, इस IR की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा पूरा इक्वेशन में I1 और Q1 नज़र आने लगेगा। तो वही करते हैं, पुटिंग the value of IR in equation 1, तो क्या मिल जाएगा, V माइनस I1R माइनस Q1/C, और IR के लिए लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस IR। तो यहाँ पे आएगा IR के लिए, यहाँ एक माइनस है और यहाँ IR की वैल्यू रख रहे हैं, दैट इज Q1/C प्लस 2I1R इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसे तो V माइनस I1R माइनस Q1/C, ये माइनस Q1/C माइनस 2I1R इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास I1R और माइनस 2I1R, इसे हम बोल सकते हैं -3I1R, और माइनस Q1/C माइनस Q1/C माइनस 2Q1/C इक्वल टू 0।
तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन में हम I1 को क्या लिख सकते हैं, dq1/dt। तो I1 इज बेसिकली चार्जिंग का केस है, तो प्लस dq1/dt ये लिख सकते हैं। तो अगर हमने इसको पुट कर दिया तो हमारा अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने जा रहा है। कैसे, देखिए इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा v-3r, I1 को लिख दिया आपने dq1/dt माइनस q2q1/c इक्वल टू 0। अब हमारा एम क्या होगा, क्या बताया था कि अब q1 एक वेरिएबल है और dt एक वेरिएबल है। हाँ, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास dq1 के नीचे q1 वेरिएबल आ जाए और dt अलग हो जाए। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, देखिए v-2q1/c इक्वल टू 3r dq1/dt ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो cv-2q1 अपॉन c इक्वल टू 3r dq1/dt। अब इस dq1 वेरिएबल के नीचे q1 को टर्म को लाइए और dt को इधर ले जाइए, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3rc dt इक्वल टू dq1 अपॉन cv-2q1 ये आ जाएगा। तो अब वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया। dq1 जो ऑपरेटर है उसके नीचे q1 वेरिएबल है और dt हमारा है और ये तो पूरा कांस्टेंट है 1/3rc। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें बाउंड्री कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। बाउंड्री कंडीशन मेरा क्या था कि एट t इक्वल टू 0 मैंने क्या बोला था, एट t इक्वल टू 0 मैंने कोई भी चार्ज नहीं लिया था यहाँ पर, तो ये अनचार्ज था। तो हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन में क्या लिखेंगे, एट t इक्वल टू 0 चार्ज इज 0। क्वेश्चन में अगर दिया होता कि पहले से कुछ चार्ज है तो हम यहाँ पे वो लिमिट पुट करते। दूसरी बात, हम एक फंक्शन q1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहते हैं, तो अपर लिमिट वेरिएबल होगी। यहाँ पे हमने किसी टाइम t पे q1 माना है तो ये हमारा t हो जाएगा। नाउ बात आती है इसे इंटीग्रेट करने की। तो इसमें भी आपको मैंने बताया था कि इसमें इंटीग्रेट करने के लिए इसके बाद ये है, तो फिर यहाँ से जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने लास्ट टर्न पे भी बताया था, dx अपॉन a प्लस बी एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ln a प्लस बी एक्स अपॉन बी, ये यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो इसे देखिए, ये कांस्टेंट a है, ये x है वेरिएबल और ये कोफिशिएंट है b, तो क्या आ जाएगा 1/3rc t इक्वल टू ln cv-2q1 और लिमिट होगा 0 से q1 अपॉन कोफिशिएंट से डिवाइड, q1 का कोफिशिएंट है -2 तो ये -2 से डिवाइड कर दिया, ये इधर आ गया तो -2/3rc इज इक्वल टू ln, अपर लिमिट हो गया cv-2q1 और जब q1 को यहाँ 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट होगी -ln cv। इसको हम लिख सकते हैं ln cv-2q1 अपॉन cv इज इक्वल टू -2/3rc। अब इसको यहाँ से लिख सकते हैं क्या, cv इधर आ जाएगा तो यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, -2/3r आ जाएगा और हमारे पास आएगा ln cv-2q1 इज इक्वल टू cv-2q1 इक्वल टू e की पावर, ये हो जाएगा e की पावर -2/3rc और ये cv जब इधर जाएगा तो यहाँ पे cv रहेगा, cv से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपके पास आता है cv को इधर ले आइए और q1 को इधर ले जाइए, तो आपको मिल जाएगा फंक्शन। हमारे पास जो टर्म आया है उसके अकॉर्डिंग ये है cv को इधर लेके आ गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cv कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा
सी वी कॉमन हो गया और हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वी कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर -3 यही आ जाएगा, और -2q1 इधर चला जाएगा इक्वल टू 2q1। तो q1 क्या आ जाएगा, सी वी अपॉन 2 1 माइनस ई की पावर -2/3 ये टर्म आया। तो q1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें ये मिल गया कि कैपेसिटर पे जो चार्जिंग हो रही थी कैपेसिटर की, वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई। q1 इक्वल टू सी बी बाई 2 1 माइनस ई की पावर -2/3 तो ये हमें मिला कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर देंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो भी प्लस dq1/dt, क्योंकि चार्जिंग का केस है तो हमें करंट मिल जाएगा उस सर्किट में, I1 मिल जाएगा हमें। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हम चाहते हैं कि I1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालें तो हम I1 भी निकाल सकते हैं। I1 के लिए क्या लिख सकते हैं, I1 हो जाएगा प्लस dq1/dt। तो dq1/dt हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये cv/2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये आएगा -cv/2 e की पावर -x e की पावर -2/3 और फिर इसको फिर से अगर हम, और यहाँ पे t भी आएगा, यहाँ पे dt में t छूट गया है, यहाँ पे ये t छूटता जा रहा है, इसको करेक्ट करना होगा। यहाँ पे 1/3 dt का t, यहाँ भी t होगा, यहाँ भी t होगा, और फिर यहाँ e की पावर तो यहाँ भी t होगा, और यहाँ पे भी आपका t होगा। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें ये कांस्टेंट तो 0 हुआ, माइनस ये बाहर निकला, ये आया, और इसको फिर जब करेंगे तो -2/3 एक और आएगा। तो करंट I1 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, C से C कैंसिल, V/3R e की पावर -2t/3RC। तो करंट I1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल जाएगा। बैटरी ने जो चार्ज करंट डिलीवर्ड किया है वो एज ए फंक्शन ऑफ चाहिए तो वो भी हम निकाल सकते हैं, बिकॉज वी हैव ए रिलेशन बिटवीन I एंड I1। ये देखिए IR इक्वल टू Q1/C प्लस 2I1R। तो यहाँ पे I1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, उसकी वैल्यू पुट करिए, Q1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, वो पुट करिए, तो आपको I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो हमने पूरे एनालिसिस करी एक जनरल सर्किट की। तो ये इतना बड़ा इसका प्रोसीजर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आया। हालांकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो ये आईटी का ही क्वेश्चन है, जब सब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो बात अलग है कि क्वेश्चन तो यही रहेगा, लेकिन इसको हम एक स्मार्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो आप कैसे पकड़ सकते हैं, देखिए आप जरा एक्सप्रेशन को चेक करिए। आपने क्या देखा कि चार्जिंग का जो फॉर्म है अभी भी कैसा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रहा है। स्टैंडर्ड आरसी सर्किट जो था, स्टैंडर्ड आरसी सर्किट जो था उसका फॉर्म आपने क्या देखा था, यही तो था, Q इज इक्वल टू Q0, चार्जिंग के केस में 1 माइनस ई की पावर -t/टाउ ये था, और करंट था I इक्वल टू I0 e की पावर -t/टाउ। तो अगर हमें किसी भी सर्किट में जो कैपेसिटर है उसका अगर हमें Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो हमें दो बातें पता होना चाहिए। जो फंक्शन आएगा वो एक्सपोनेंशियल आएगा, ये आपने देखा अभी, जनरल एक्सपोनेंशियल आएगा और इसी फॉर्म का आएगा। तो जब इसी फॉर्म का आएगा तो हमें दो बातें अगर पता हो जाए, क्या, Q0 और टाउ। अगर हमें Q0 और टाउ पता हो जाए तो हम किसी भी सर्किट का, जो आरसी सर्किट का जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं, और उसको फिर टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल सकता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, जो हमने अभी डिराइव किया उससे इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड आरसी सर्किट को, तो हमें क्या दिखता है, Q0 हमारा क्या था, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज, ये क्या है, याद होगा सबको, ये हमारा क्या होता था, मैक्सिमम चार्ज एट स्टेडी स्टेट। जब
फुली चार्ज हो जाता था कैपेसिटर, उस समय का जो चार्ज है दैट इज योर क्यू नॉट। तो इन दोनों को जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जो मैक्सिमम चार्ज है उसके जगह पे CV/2 है, और जो टाउ है -T, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखा जाए, इसको हम और रीअरेंज करके लिखें, जो हमारा एक्सप्रेशन है Q1 = CV/2 1 - -e⁻⁻t, इसको नीचे ले आए 3RC/2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करें, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमें क्या दिख रहा है कि जो रोल यहाँ पर टाउ का है वो रोल किसका है, ये पूरा 3RC/2 का रोल है, ये टाउ की तरह रोल प्ले कर रहा है, और Q0 के जगह पे ये जो रोल प्ले कर रहा है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, मैक्सिमम चार्ज Q0 का। तो हमने इतना कुछ जो डेरिवेशन किया वहाँ से हमें ये पता लगा कि इस जनरल सर्किट का टाइम कांस्टेंट अब RC नहीं होगा, वो तो किसी स्टैंडर्ड RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट था। इस सर्किट का आप जनरल टाइम कांस्टेंट अगर आपसे पूछा जाए तो टाइम कांस्टेंट इसका क्या आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा टाउ = 3RC/2, और जो मैक्सिमम चार्ज होगा Qmax फॉर द कैपेसिटर वो होगा CV/2। तो ये बातें आपने देखी कि किसी जनरल सर्किट का टाइम कांस्टेंट और मैक्सिमम चार्ज हमने पहले क्या किया, पहले फंक्शन बना के उसको इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। जब हमने उसको इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया उसके बाद इसको मैंने जनरल RC सर्किट की जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर दिया, और फिर देखा कि टाउ के जगह पे कौन रोल प्ले कर रहा है और Qmax की जगह पे कौन रोल प्ले कर रहा है, उसको कंपेयर कर दिया। फ्रॉम दिस वी कैन गेट द टाइम कांस्टेंट और Qmax ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट। तो ये हमने निकाला। तो ये मैंने जो आपको बताया एक जनरल तरीका है जो हमेशा ही आपको यूज़ करना है, बट ये बहुत ही एक लंबा प्रोसीजर है, एक लंबा मेथड है। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को देखकर कुछ हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसको एक ट्रिक बना लें, कि इसमें से कोई ट्रिक हो कि इसको और हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ट्रिक ये है, इस एक्सप्रेशन को देखकर ये ट्रिक आप बना सकते हैं, जो एक्सप्रेशन हमने डराइव किया है वहाँ से एक ट्रिक कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर ट्रिक क्या हो सकता है, हमारा एम है कि हमें किसी भी जनरल कैपेसिटर का अगर हमें RC सर्किट है तो उस RC सर्किट का हमें क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट निकालना है और मैक्सिमम चार्ज निकालना है। एट द मोमेंट व्हेन वी नो द मैक्सिमम चार्ज एंड टाइम कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट, तो हम उस कैपेसिटर का चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आएगा। तो इसी चीज़ को जो हमारा सर्किट था, क्वेश्चन पे अगर आते हैं दोबारा, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था। अब देखिए मैं इसको ट्रिक से कैसे कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें हमें क्या चाहिए, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो फॉर Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, Q हमें पता है कि ये फंक्शन ऑफ टाइम होगा, तो किस फॉर्म का होगा, Q0 1 - e⁻⁻t/टाउ का फॉर्म होगा। ये भी हमने देखा, प्रूव भी किया। तो हमारा एम है कि हम यहाँ से क्या फाइंड करें, हमारा एम है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, तो इसके लिए हमें Q0 चाहिए होगा और टाउ चाहिए होगा। तो मैं अब दूसरा मेथड बता रहा हूँ। दूसरा मेथड ये है कि स्टेप क्या होगा दूसरे मेथड का, स्टेप टू calculate tau for any RC सर्किट। हालांकि ये बहुत सारे इसमें बैटरी होंगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, लेकिन कैपेसिटर एक ही होगा, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो बहुत सारी बैटरी, बहुत सारे कैपेसिटर होंगे और बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर आपके पास होते हैं, तो उस केस में कैपेसिटर केवल एक हो और बहुत सारे रेजिस्टेंस हो और बैटरी हो, उस केस में इतना बड़ा मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशन ना बना के आप डायरेक्ट भी ये Q एज ए फंक्शन ऑफ टी लिख सकते हैं बाय नोइंग Q0 एंड टाउ। तो मैं पहले टाउ निकालना सिखा रहा हूँ। स्टेप टू कैलकुलेट टाउ फॉर एनी RC सर्किट। क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि शॉर्ट द बैटरी, that is
शॉर्ट द बैटरी, दैट इज रिप्लेस द बैटरी बाय जीरो रेजिस्टेंस वायर। आप पहले सर्किट में अगर 1 2 3 जो भी बैटरी दिख रही हैं उसको आप हटाकर वहाँ एक जीरो रेजिस्टेंस वायर लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across the capacitor whose time constant has to found। तो जिस कैपेसिटर का हमें टाइम कांस्टेंट टाउ चाहिए, उसका नेक्स्ट स्टेप है कि उसको आप ओपन करके उस सर्किट से बाहर करिए और उसके क्रॉस जो बाकी जो आपने बैटरी को शॉर्ट करके एक नया सर्किट बनाया है उस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए उस कैपेसिटर के क्रॉस। मैंने क्या बोला, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले जो बैटरीज हैं उनको रिप्लेस करके एक वायर से रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए कि जो कैपेसिटर है उसको वहाँ से ओपन कर लीजिए और उसके एंड के अबाउट ए और बी टर्मिनल मान लीजिए, और उस ए और बी टर्मिनल के अबाउट वो जो सर्किट आपकी रिड्यूस होकर आई है आफ्टर शॉर्टिंग द बैटरीज, तो आप क्या करिए कि उसके क्रॉस जो है आर इक्विवेलेंट, जैसे सीरीज पैरेलल को देखते हुए तो वैसे आप आर इक्विवेलेंट निकालिए। किसके अबाउट निकालेंगे, उस कैपेसिटर के अबाउट जिसका हमें टाइम कांस्टेंट चाहिए होगा, तो उसके अबाउट हम आर इक्विवेलेंट उसका निकाल लीजिए।